ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल चल रहा है पेपर। आज थोड़ा क्लास शुरू करने से पहले जनरली तुमसे बात करती हूँ। क्या बात? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? परीक्षाएं आने वाली है ना, एग्जाम कैसी चल रही है तैयारी? प्रीति, अच्छी चल रही है? स्टार्ट नहीं की? देखो, एग्जाम्स बहुत करीब है, डेट एक्सटेंड हो सकती है, और ऐसा नहीं होगा कि वो जनवरी में चले जाए। एग्जाम तुम्हारे नवंबर लास्ट दिसंबर तक हो जाने हैं। और हमेशा मैं एक बात आप लोगों से बोलती हूँ, आज थोड़ा गला खराब है मेरा, ठंड लग गई टीवी आकर, तो थोड़ा इसको इग्नोर करना। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी जो मैं पहले से बताती आ रही हूँ, हम परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे, और चर्चा नहीं, ये बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है, क्योंकि नियर है आपकी एग्जामिनेशन की डेट। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, सभी लोग अपने हर एग्जामिनेशन के बारे में एक अच्छी सुंदर सी रणनीति बनाएंगे और उसको फॉलो अप करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम्हें कोई नहीं बताता। अभी तुम जनरली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये लग रहा है ग्रेजुएशन करेंगे, मौज मस्ती में कॉलेज चल रहा है, पर एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है वो आपकी जिंदगी भर अब काम आने वाली है। कैसे? क्या तुम्हें पता है, बहुत सारे कंपटीशन में आपकी पहले ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखी जाती है। अच्छा, इसकी परसेंटेज कम है, आप फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते। आप किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आपका मन है एक अच्छी टीचर बनूं, फिर आपका मन है अरे मैं प्रोफेसर बनूं यूनिवर्सिटी में, और मेरा मन है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं। लेकिन आप जब प्रोफेसर बनने के लिए निकले तब आप यूजी पीजी कर चुके थे, फिर जब आप फॉर्म भरने निकले तो आपने देखा परसेंटेज मेरी तो 0.1% कम है, हाँ मैं तो फॉर्म ही नहीं भर सकती हूँ। तो मैं इसलिए कहती हूँ, डे फर्स्ट से अपने क्लास में बैठने का मोटिव अपना बना के चलिए कि हम क्लासरूम में किस मोटिव के साथ बैठे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जर्नी आसान हो जाती है। हमारे अगर परसेंटेज शुरू से ही हम स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे कि हमें अपनी परसेंटेज को मेंटेन करके चलना है। जो हमारा बीए है, बीएससी बीकॉम है, एमए एमएससी में एमकॉम है, हमारी परसेंटेज शुरू से ही स्मार्ट सी रहेगी। देखने में स्मार्ट कहते हैं 70% अबव को, स्मार्ट सी रहेगी, और एक जैसे कहते हैं ना एक्सीलेंट 80 अबव को, तो उसमें हमें कभी भी कोई भी कठिनाई आने नहीं वाली है। ठीक है, तो ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है और परीक्षाएं नियर है, तो आज से ही सुधर जाइए और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए। दूसरा, मेरा जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैं कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रही हूं आपको, और कम्युनिकेशन स्किल एक कॉमन सा पेपर है, एक बहुत अच्छा सा पेपर, और जिसमें हमारी कॉमन सेंस चेक की जाएगी। कॉमन सेंस कैसे चेक की जाएगी? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें लिखना नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अगर इसका आपने ध्यान से, जो मैंने ग्रुप में सिलेबस भेजा है, तो उसमें अगर आप देखें तो बात कैसे की जाती है, ठीक है, फिर बाल मतलब अपने हेयर स्टाइल कैसे रखा जाता है, मेकअप कैसे किया जाता है, आपकी स्किन केयर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तुम कहोगे ये कम्युनिकेशन स्किल में? हाँ बिल्कुल, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका बात करने का लहजा कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपकी स्माइल सामने वाले को कैसी होनी चाहिए। होता है ना इफेक्टिव बोलना, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली तरीके से बोलना, या अपने टीचर से आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसका भी एक बोलने का सलीका होता है। फिर आप कहोगे बैठना, बैठने का भी एक सलीका होता है। लिखना, लिखने का भी एक सलीका होता है। खाना खाना, वो भी सलीके से होता है। तो ये सब चीज आज हम इसमें क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आप एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस है, और ये टोटली आपकी कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। कॉमन सेंस पर मतलब कि आप कितने ज्यादा अंडरस्टूड है अपने सिलेबस के बारे में। जो भी ऑब्जेक्टिव, देखो पिछली बार बच्चे कहने लगे मैडम हम कम्युनिकेशन स्किल में हमारी बैक आ गई। मैं सोचती हूँ बैक आ गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सेंस का एक सिंपल पेपर है। लेकिन हाँ, कॉमन सेंस वाला पेपर है, पेपर सिंपल है, लेकिन यदि आपको 7 C's, कम्युनिकेशन के 7 C's क्या होते हैं उसके बारे में नहीं पता है, लिसनिंग स्किल किसे कहते हैं वो नहीं पता है,
व्हाट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये नहीं पता है तो वाकई में आपकी बैक आनी लाजमी है। तो ये जब कॉमन सी बातें जिसे हम कहते हैं ना खेल खेल में सीखना, छोटे बच्चे जब पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको क्या करते हैं, हम कहते हैं ना प्ले स्कूल में, बच्चा कहाँ है आपका, प्ले स्कूल में है, प्ले स्कूल बोलते हैं ना हम। प्ले स्कूल में किस लिए बोला जाता है, क्योंकि वहां बच्चे की बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना आधार नींव वो तैयार की जाती है, बेस जिसे कहते हैं। और बेस तैयार होता है, यदि हम शुरू से डांटेंगे उसको पढ़ाई के वे में ऐसे प्रेशराइज करेंगे वो कभी नहीं पढ़ेगा। उसको खेल खेल में सिखाया जाता है। वो झूला झूलता है तो टीचर पूछती है बेटा आपने कितने स्टेप चढ़े, तो कहेगा मैम 1 2 3 4 5 स्टेप। तो वो खेल खेल में उसको सिखाते हैं। तो मैं ये तुमसे ये एक्सपेक्टेशन करती हूँ अपनी इस क्लासरूम में, सोशियोलॉजी में नहीं करती थी, अपने कम्युनिकेशन के इस क्लासरूम में मैं चाहती हूँ तुम अपनी इस क्लास को एंजॉय करो। एंजॉय किस लिए करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। जो मैंने तुम्हें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया, आप उसको यहां पर सुनिए, सीखिए और ये रटना वटना मत, यहीं से सीख के जाओ। और जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो जैसे तुम्हें क्या पसंद है खाने में, सोफिया खाने में क्या पसंद करती है, चाउमीन, हाँ बेटा मोमोज बहुत पसंद है, एकदम चेहरे पे स्माइल आ गई मोमोज का नाम आते ही। सानू हाँ क्या पसंद है बेटा, मोमोज, हाँ। और तानिया क्या खाती है। तो ऐसे तुम्हें एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तुम उसे मोमोज समझ के खा जाना, मोमोज समझ के, अरे इतने अच्छे क्वेश्चन हमने जिंदगी में नहीं देखे। कहने का मतलब ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया में तुम कितना इस क्लासरूम में गेन कर पाओगे। और हमेशा मेरी हर क्लास का मोटिव यही रहता है मैं अपने हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा सकूं। कुछ बच्चों को लगता है हम जीनियस हैं, अरे ये मैडम क्या पढ़ा रही है, हमें तो आता है पहले से, फिर वो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ऐसा मत सोचना कभी भी। हर चीज देखो, मैं तो हर बच्चे तक से सीखती हूं और आज भी लर्निंग प्रोसेस में हूं। कुछ भी हो, खाना बनाना हो, कुछ भी, मैं खुश होकर सीखती हूँ, खुश होकर उस चीजों को सुनती हूँ, सीखती हूँ और करने की, फिर उसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करती हूँ। तो इस क्लासरूम का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम इसे बहुत अच्छे से सुनो और इसके प्रॉपर मीनिंग क्या होते हैं। जैसे आज हम सुनने जा रहे हैं, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल। सुनना भी एक कौशल है। अब जैसे सानिया है, सानिया दुखी सी हो रखी है, ठीक है, सुनना एक कला है। और वो कैसे कला है, आज पूरी यूनिट इसी पे है। और मैं ये नहीं मानती कि आपको ये आता नहीं है, आप इसको बहुत बेहतरी से जानते हैं, आपको पता है व्हाट इज लिसनिंग स्किल। हाँ, हो सकता है आपको एक्टिव लिसनिंग या एम्पैथेटिक लिसनिंग या रिफ्लेक्टिव लिसनिंग इसके बारे में ना पता हो, लेकिन आज इस क्लासरूम के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बता रही हूं, सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल। सुनना भी एक कला है। अभी तक मैं तुमसे बोलती थी बोलना एक कला है, ठीक है, बोलना एक कला है। कैसे, जैसे खाना होता है, फूड, हम सभी के घर में खाना बनता है, साक्षी बनता है ना। हम होटल रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां बहुत बेहतरी से परोसा जाता है, मतलब इतने स्टाइलिश वे में परोसा जाता है। एक ग्लास आएगा, उसमें लेमन वाटर होगा, आधा कटा हुआ नींबू होगा, कुछ पुदीने की पत्तियां लगा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। मतलब परोसने का एक प्रेजेंटेशन होता है। उससे क्या होता है, हमें देख के लगता है कितना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना टेस्ट में भी होगा और हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये परोसने का कौशल होता है। और मैंने तुम्हें बताया था बोलना एक कला है, ठीक है। कई बार हम रफली वे में, अपनी फ्रेंड्स खड़ी हैं बहुत रफली, अरे यार तू क्या लेके आई, तू भी ना बस ऐसी ही है, ऐसे रफ वे में। लेकिन जब हम क्लासरूम में या ऐसी जगह होते हैं जहां लोग, खास तौर पे तुमने बड़े बड़े स्पीकर्स को सुना होगा, स्पीकर्स बोलते हैं वक्ता। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे धार्मिक गुरु होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं
मैं तुमसे कई बार बताया, जैसे मैं भी किन्हीं लोगों से बहुत प्रभावित होती हूँ, क्योंकि उनके बोलने का ढंग जो होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उनको देख के सहज ही आभास होता है कि वास्तव में इनके अंदर कुछ बात है। और उनके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो सुनने वाले होते हैं ना, ऑडियंस, वो भी सारी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरा हुआ पाती है। तो जैसे बोलना एक कला है, सुनना भी एक कला है, लिसनिंग स्किल्स। और आप सभी के अंदर यदि लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप बहुत अच्छे से कंपटीशन क्लियर कर लेंगे, बहुत बेहतरी से अपने सारी परीक्षाओं को दे देंगे, आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे और रिजल्ट उससे भी अच्छा होगा। तुम कहोगे एक छोटी सी चीज से मैडम ने इतनी सारी उसकी गुण सुना दिए, जिससे इतनी तारीफ कर दी, किससे? लिसनिंग स्किल से। यस, सुनना एक कला है। इसको मैं एक उदाहरण से बताऊंगी तुम्हें। आज एक उदाहरण से आज की कक्षा शुरू करती हूं, सुनने के कौशल से। महाभारत के बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, महाभारत, ठीक है? चक्रव्यूह, अभिमन्यु, कुछ याद आया? ठीक है, चक्रव्यूह के बारे में, जिस समय चक्रव्यूह के बारे में बताया जा रहा था, अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था। ध्यान से सुनना मेरी बात, आज एक बहुत अच्छी बात बता रही हूं और ये बात तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि बात याद तो तुम सबको है लेकिन तुम भूल गए हो। जिस समय चक्रव्यूह के बारे में बताया जा रहा था, चक्रव्यूह एक युद्ध का कौशल होता है, युद्ध की एक तकनीक होती है। उसमें अपने प्रतिद्वंदी को फंसाकर उसे युद्ध में हराने की योजना बनाई जाती है। जिस समय चक्रव्यूह के बारे में बताया जा रहा था, अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था, तो चक्रव्यूह में जाने के बारे में उसने पूरी योजना को सुन लिया था गर्भ में ही, क्योंकि सुनने का कौशल वो गर्भ में ही, अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह के बारे में सुन रहा था। और जिस समय उसकी पूरी रणनीति को बताया जा रहा था, मां को नींद आ गई। आधी सुनने के बाद अभिमन्यु की मां को नींद आ गई, तो वो पूरे चक्रव्यूह की जो रचना की जाती है और कैसे निकला जाता है वो सुन नहीं पाया। तो जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, तो ये हुआ कि चक्रव्यूह का सामना कौन करेगा, तो अभिमन्यु ने किया। चला तो गया लेकिन वो वापस नहीं आ पाया। किस वजह से? इस वजह से। किस वजह से? इस वजह से सुनने का कौशल। सुनना भी एक कला है, और ये सुनना तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये मैं सहज ही एक उदाहरण से तुम्हें समझाया है कि सुनना एक कला है, लिसनिंग स्किल्स बोला जाता है। यदि अभिमन्यु की मां उस समय पूरा सुन लेती, तो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह की रचना को पूरा सफलतापूर्वक तोड़कर बाहर निकल आ सकता था। उसकी मृत्यु इसी वजह से हुई थी कि उसकी मां बीच में ही सो गई थी। तो ये तो जस्ट एक उदाहरण है। आज हम बात करेंगे सुनने के कौशल से, लिसनिंग स्किल से। सुनना एक कला है, और मैंने अभी अभी बताया, ये सुनना आपको बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास करा सकता है, आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से करा सकता है, और आपका परिणाम, परीक्षा का परिणाम बहुत शानदार हो सकता है। किस लिए? क्योंकि सुनना एक कला है। एक मुहावरा है, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए, क्या है इसका मतलब? अब तुम कहोगे मैडम हमें कहानी चुटकुले ये बहुत सुनाती है। अगर तुम इन सब चीज को ध्यान से सुन लोगे, मेमोराइज कर लोगे, आत्मीकृत कर लोगे, तो वास्तव में तुम्हारी राइटिंग स्किल बहुत बेहतर हो सकती है। जब हम एक अच्छे लिसनर बनेंगे, तब हम अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। तुमने लेखक सुना होगा, कहानीकार सुना होगा, वो लोगों के बारे में सुनते हैं। पहाड़ी अम्मा है, वो बता रही है, एक लेखक ऐसे उनके एक एक शब्दों को चबा चबा कर सुन रहा है। चबा चबा का मतलब वो उनकी एक एक शब्दों को ऐसे सुन रहा है। हम सोचेंगे अरे ये क्या सुन रहा है, ये क्या बोल रही है दादी, और लेखक को क्या समझ में आ रहा है। और जब लेखक उसे अपनी लेखनी में उतारता है, और जो वो जैसे आभूषण होते हैं ना, आभूषण की तरह सजा हुआ निकल के एक कविता आती है, तब हमें सहज आभास होता है कि क्या लिखना, क्या सुनना और क्या बोलना, ये सब कलाएं हैं। आया समझ में? तो सुनना एक कला है, और ये सुनना हमें
फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। और मेरी बात ये यकीन मानना, ये सुनना हमें कहीं भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके अंदर सुनने की क्षमता, कई बार हम बोल, अरे क्या कर रही है मैडम, हाँ नींद आ रही है। वास्तव में कुछ वक्ता ऐसे होते हैं हमें नींद आती है, ठीक है, हम बैठ ही नहीं पाते, बेचैनी होते हैं। वही समोसे लड्डू वाली बात, एक लड्डू और समोसा के लालच में हम नेताजी के भाषण के लिए लास्ट तक रुके रहते हैं, क्योंकि लास्ट में ही समोसा मिलेगा। लेकिन एक अच्छा वक्ता जब समा बांधता है ना, समय का पता नहीं चलता। जब वो समा बांधना शुरू करता है, ऐसा लगता है टाइम तो बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो ये स्किल, और मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूं, क्योंकि तुम अपने हर एक बच्चा, मेरी क्लास का सिंगल बच्चा, जो आज ये बीएससी वाले हो ना, तुम सब बीएससी वाले स्टूडेंट भी आए हैं, तुम सब भी अपने अंदर डेवलप करना। क्या तुम्हारी बीएससी की क्लास है सानू, ये बच्चा मेरा पहले सोशियोलॉजी में था, आज तक मैं इस बच्चे को याद करती हूँ, फिर इसका बीएससी में नाम आ गया था, फिर ये वहां चला गया था, लेकिन मैं आज तक अपने हर एक बच्चे को याद करती हूँ। तुम बीएससी की क्लास में बैठना बेटा, तुम बीकॉम की क्लास में बैठना, अपनी तुम बीए में बैठे हो, अपने अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप करो, ठीक है। और डेवलप कैसे करो, मुझे ऐसे बोलना है, ऐसा मैं बोलूंगी कि सब सुनते रह जाएं, क्योंकि आप उसे आत्मिक, सिर्फ सुन के एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालना मत, उसे इंप्लीमेंट करना, आत्मीकृत करना, तब मैं कहूंगी तुम्हारे अंदर स्किल आ गए, ठीक है। अपने आप को कॉपी करो, किसी को अच्छा तुम मानते हो, शीशा लो अपने घर के सामने और बोलो वैसे, अपने हाथों को हिलाओ, अपने होठों, मुस्कुराहट, पलकों से बात करने की कोशिश करें, अपने वक्तव्य को सामने वाले को समझाने की कोशिश करो। तो ये सब स्किल्स जो होते हैं, ये टोटली कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं। इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे, मैंने कहा ना कि जो ये कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है, तुम्हारी आईक्यू बेस्ड है। तुम्हारे अंदर कितनी, कुछ मत रटो, थोड़ा सा जो लिखा है उसे समझो, इसी के ऊपर अपनी मेमोरी तैयार करो। तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन स्किल की 4th यूनिट तैयार हो चुकी है, जितना मैंने अब तक पढ़ाया है। और जो क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे टेस्ट लूंगी ऑनलाइन, अब जो क्वेश्चन, अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर सुने हैं, रिकॉर्डेड भी है, मैं शेयर कर दूंगी, तुम सारे क्वेश्चन कर जाओगे, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। देखिए, जैसे आज है लिसनिंग स्किल, सुनने की कला, जो मैंने अभी अभी बताया है। इसके खास तौर पर 3 प्रकार होते हैं। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं सक्रिय सुनना। एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं सहानुभूतिपूर्ण सुनना। एक बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, वो बोलते हैं चिंतनशील सुनना। देखिए, सुनना मैंने बताया, अभी एक कला है, एक कौशल है सुनना, ठीक है। एक आया एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग कहते हैं बिल्कुल आंख, कान और उससे बिल्कुल एक्टिव होके सुनना, जैसे इस समय आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। या कई बार हमारा फेवरेट गाना चल रहा है, सॉन्ग, हमारा मन पसंदीदा सॉन्ग जिसे कहते हैं, और वो धुन हमें बहुत अच्छी लगती है, और हम कहेंगे एक्टिव लिसनिंग। हम झूम रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, मतलब उस गाने को हम भी गुनगुनाने लगे, हमारे फिट ऑटोमेटिकली ऐसे टैप 1 2 3 4 ऐसे हो रहे। दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना, जिसे कहते हैं ना बाय हार्ट सुनते हैं। ऐसे तुम लेक्चर को सुनो, जैसे मैंने तुम्हें ये लिसनिंग बताया, या 7 C's बताए, या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बताए, तुम एक्टिव लिसनर बनो। एक्टिव मतलब सक्रिय। अगर तुमने सक्रिय होकर सुन लिया, तुम भूलोगे नहीं। मैं यकीन मानती हूं, जो आज मैंने अभिमन्यु का एग्जाम्पल बताया है, तुम नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर मैं पूछूंगी कि जिस दिन मैं लिसनिंग स्किल पढ़ा रही थी, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था महाभारत का, कौन सा दिया था, मैं मान ही नहीं सकती कोई बच्चा ना बता पाए, क्योंकि आपने सक्रिय सुना है, बाय हार्ट सुना है। तो इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। फर्स्ट हो गया। दूसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। कई बार लोग बहुत दुखी होते हैं, ठीक है, वो मन ही मन घुटते रहते हैं, कुछ दुख होता है, लेकिन कई बार जब वो बोलते हैं और सामने वाला उनकी सुन लेता है कि इसको क्या दुख है, तो उसका आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, सुनना एक कला है। मैं कुछ ऐसी फीमेल्स को जानती हूं, जैसे जिनके बहुत सारे केसेस हो जाते हैं,
डोमेस्टिक वायलेंस के, डॉरी के, इन सब केसेस को लेके जैसे वो लोग आते हैं और हम कहते हैं हाँ क्या है, जब देखो तुम्हारा लड़ने का ही काम, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है, झगड़ा यहां तक आ जाता है, उसे एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं बोलते। आधा सुनने से ही उनका दुख खत्म हो जाता है। मैंने कहा हाँ बेटा बताओ। जबकि मैं कई बार उम्र में छोटी रहती हूँ और मेरे से बड़ी बड़ी महिलाएं केसेस में आती हैं जिनके बच्चों की शादी भी हो गई। वो बताते हैं मेरे पति पीटते हैं, पीते हैं, मारते हैं। जब मैं उनसे सुनती हूँ, उनके दुख को सुनती हूँ, फिर कुछ उनके आंसू छलक के बह जाते हैं, उनका आधा दुख खत्म हो जाता है। वे कहते हैं मैम आप हमारी बात मन। कहा मैं सुन रही हूँ और सुन के मुझे बेहद दुख भी हो रहा है और होता भी है। जब हम किसी का दुख दिल से सुनते हैं ना, तो लगता है कि हमारे पास तो दुख ही नहीं है, अगर हम इनका दुख सुने ना तो हमारे दुख तो इतने छोटे से माइक्रो हो जाएंगे। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग यह भी एक कला है। जब कोई सामने वाला बेहद परेशान हो, उसका कोई बहुत बड़ा दुख हो और उसे हम सहानुभूतिपूर्ण सुन लें, तो वो एक मलहम बोलते हैं ना, एक दवा का काम करता है। उसका आधा दुख सुना के ही खत्म हो जाता है। तो यह भी एक कला है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, चिंतनशील सुनना। चिंतनशील कहते हैं गंभीरता पूर्वक चिंतन करना। ऐसा क्यों है? एक महिला थी, वो आई, मैडम मेरा एक बेटा है, वो नशा करता है, ठीक है, और मैं बेहद परेशान रहती हूँ, उसे मारती भी हूँ, तो माँ हूँ, माँ होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है कि मैं अपने लड़के को ही मार रही हूँ। और यदि नहीं मारती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं इसे खुद ही उस अग्नि में, नशे की अग्नि में धकेल रही हूँ। तो अब मैं बताऊं मैं क्या करूं? तो ऐसी लिसनिंग को बोलते हैं चिंतनशील सुनना। तो जब ऐसी महिलाओं की हम काउंसलिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, मारना भी ठीक नहीं होता, लेकिन एक स्टेज में बच्चे को देखो, मारना सोल्यूशन नहीं है। मैं कभी भी मारने के फेवर में हुई नहीं। इवन मेरी जितनी क्लासरूम रहती है, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ बीए में, एमए में, कुछ बच्चे हमेशा क्लास में आते हैं, जो मैं बहुत खुश हूँ कि जिस दिन से जुलाई से क्लास स्टार्ट हुई थी आज तक मेरे बच्चे रेगुलर रहते हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। कल एक मेरे पास बच्चा आया, वो हमेशा कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी आ जाता है जो आज तक क्लास में नहीं आया। एग्जाम फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हुई तो वो पहली बार कक्षा में आया डिपार्टमेंट में मेरे पास, तो मैंने उसको बड़ा गंभीरता पूर्वक सुना। अंतर मन से दुखी थी कि ये क्लास में कभी नहीं आता है, लेकिन यदि मैं अपना सारा गुस्सा उसी समय कल उसके सामने निकाल दूंगी तो उसके सामने मेरी छवि अच्छी नहीं बनने वाली है ना, फैक्ट है ये। और तुम लोग समझोगे नहीं क्योंकि तुम बच्चे हो। तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं चिंतनशील सुनना। जो सामने वाले की गलती है एक बार उसे सुनो, बातों ही बातों में उसकी गलती का एहसास दिलाओ, डांट कर नहीं, मार कर नहीं, बातों से। बातों के तीर इससे ज्यादा लगते हैं, वो बात दिमाग में छप जाती है, किसने मुझे कैसे कह दिया। मतलब कोई मार के चल जाए तो वो दुख खत्म हो जाता है, लेकिन बातों का तीर जो होता है ना, वो दिल से छप के दिमाग पे छप जाता है और वो डिलीट नहीं हो पाता है। तो चिंतनशील सुनना कहते हैं जब हम किसी की को और किसी की बहुत ज्यादा, जैसे हमारे व्यक्ति दुख है और वो बहुत ज्यादा किसी विपरीत विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है, जब हम चिंतनशील उसको सुने, उसका कुछ सॉल्यूशन दे। जब एक होता है सुनना, एक कान से जब देखो ये तो रोते ही रहते हैं, नहीं, अच्छा आपका बेटा नशा करता, आप है ना उसे बात बात में समझाना, ठीक है, उसको अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश करना, आप उसका सॉल्यूशन भी दे, उसे एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे, बात बताएं साथ में सॉल्यूशन दे, और आप निश्चिंत रहो, देखना ये ट्रिक काम आएगी। और ये मैं आज सभी पेरेंट्स से कहती हूं, ठीक है, मारो मत हर बात में उस बच्चे को, और ताने भी मत मारो, बात ही बात में उसे एहसास दिला दो और दिलाते रहो। ये दिल है ये एकदम, और दिमाग ये एकदम बातों को समझता है, मार को इतना समझेगा भी नहीं। इस तरीके से बातें करो, बुरी भी ना लगे और सामने वाले को समझ भी आ जाए। तो अभी उसने अपना फोन साइड रखा, हाँ मम्मी आज बहुत अच्छा बना है, उसने बाइट ली, हाँ मम्मी बहुत अच्छा बनाया, आपने तो मेरा फेवरेट बनाया। उसको उसकी गलती का बातों ही बातों में एहसास दिलाओ। और ये किस में आता है? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में। चिंतनशील सुनना, सुनने के साथ साथ इंप्लीमेंट करेगा सामने वाला भी। तो ये सब कलाएं हैं। आज हम कहते हैं साइंस सब्जेक्ट होते हैं, देखो यहाँ मैं साइंस वाले टीचर्स या उनकी
कुछ ऐसा उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, साइंस के प्रति, साइंस के सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि मैं भी साइंस पढ़ी हुई हूँ। मैथमेटिक्स मेरी 12th क्लास तक थी, मेरे बहुत रेस्पेक्ट है। लेकिन कुछ लोगों की जब मैं बातें सुनती हूँ ना, सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, बाकी ये आर्ट्स, सोशियोलॉजी, ये सब बेकार है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप यदि साइंस के टीचर हैं तो क्यों आप अपने पारिवारिक जीवन में फेल हो जाते हो? क्यों आप अपने बच्चों की चिंता करते हो? क्यों आप अपनी लड़कियों की शादी को लेकर इतने चिंतनशील रहते हो? हम बिहेवियर साइंस की बात होती है आजकल, व्यवहारिक विज्ञान की। आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को साइंस मत मानिए। हमारा व्यवहार और इसके बारे में यदि हम चिंतन करके सॉल्यूशन निकालें, ये भी साइंस है, जिसे बिहेवियर साइंस बोला जाता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। हम कभी भी दूसरे सब्जेक्ट के प्रति मन में राग द्वेष ना सोचे कि ये क्या साइंस है। तो क्यों हम कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं? क्या हमें बाल भाने नहीं आते? क्या हमें अपनी स्किन केयर नहीं करनी आती? जो आज हम अपने सिलेबस में स्किन केयर, हेयर स्टाइल, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी बहुत जरूरत है। आज हम कहते हैं बच्चों को, बहुत से मैं देखती हूँ टीचर्स कहते हैं आजकल के बच्चों को मैनर्स ही नहीं है बात करने की। कैसे टीचर्स से, पेरेंट्स से बात की जाती है? तो फिर हम उन्हें साइंस ही सिखाए जाए, हम उन्हें बिहेवियर साइंस पढ़ाए ही ना, फिर कल को आप ही शिकायत करेंगे कि बच्चों को बात करने की मैनर्स नहीं है। तो ये सब चीज जरूर होना चाहिए। क्यों आर्मी में सबसे पहले बैठना सिखाया जाता है? आप सब लोग किस पोस्चर में बैठे हो उस समय? कोई ऐसे, कोई ऐसे, कैसे कैसे बैठे हो? ठीक है, अब सीधे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ सब लोग अपनी चेयर पे, ऐसे कमर सीधी, सीधे और पैर सीधे जमीन पर, सीधे बैठो बिल्कुल ऐसे। अभी भी सीधे नहीं बैठे, बिल्कुल ऐसे, एक दूसरे को टच नहीं करना। आर्मी में ऐसे बैठना सिखाया जाता है कि आपको बैठने कैसे है। तो क्या हमें बैठना नहीं आता? तनु मैडम ने बोला अभी, तुम सब तो बैठे ही थे, क्या हमें बैठना नहीं आता? आता है। फिर हम शिष्टाचार और नैतिकता की बात करते हैं, तो फिर शिष्टाचार और नैतिकता तो यहां से आता है, फिर हमें सीखना पड़ता है। हम कहते हैं प्रणाम करना। देखिए मैं कुछ बच्चे देखती हूं, उन्हें नमस्ते करने में शर्म आती है। तुम नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं कह रही हूं, एक्चुअल में ये वीडियो बन रही है, अब इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट निकालूंगी। वास्तव में कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे टीचर्स उनका जा रहा है, प्रिंसिपल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जाने दो उनको, नमस्ते ही नहीं करते। जबकि वो नहीं जानते, खासतौर पे मुझे ले लो, मैं नीचे मुंह करके चल रही हूं तो मुझे पता है साइड में साक्षी कैंटीन में बैठी है, ठीक है, उधर आदित्य बैठा है शुभम के साथ, मैं नीचे करके चल रही हूं, इन्होंने तो मुझे देख लिया और ये सोच रहे तनु मैडम ने तो हमें देखा ही नहीं है। जबकि तनु मैडम की नजर एक साइड से, एक इधर से, मैं सबको वॉच करती रहती हूँ कौन किधर बैठा रहता है। और एक शिष्टाचार होता है, यदि हम विश करते हैं किसी को तो तुम्हारा क्या जाएगा? क्या जाएगा? मेहनत लगेगी, है ना? हाँ कर रहे थे तुम लोग, हाँ मेहनत लगेगी। सामने वाले के मुंह से क्या निकलता है? गॉड ब्लेस यू। जब भी कोई मुझे विश कर, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहे, खूब तरक्की करे। क्या पता ये बात सच्ची हो जाए। अपनी मम्मी पापा को, बहुत कम लोग अपने पेरेंट्स को नमस्ते करते हैं, करते हो? अपने पेरेंट्स को, अपने दादी बाबा को सबसे पहले नमस्ते करो। अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को विश करो। छोटा बच्चा जा रहा है, हे गुड मॉर्निंग, ऐसे करो। हमारे शाह सर हैं, वो बच्चा भी दिखेगा, हे गुड मॉर्निंग, वो थोड़ा इंग्लिश में बात कर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बात करते हैं कि वो, और बच्चे भी दिखेंगे, हे गुड मॉर्निंग गाइस। आदित्य कैसे बोलते हैं शाह सर? ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी एक कला है और हमें झिझकना नहीं चाहिए। आज मुझे तुम्हें क्लासरूम में बताना पड़ रहा है ये बात कि तुम नमस्ते करो, नमस्ते नहीं करते हो, तुम हेजिटेट करते हो। तनु मैम जा रही है, मैडम को नमस्ते करना पड़ेगा। अरे सामने वाले के मुंह से तो आशीर्वाद ही निकलेंगे, ब्लेसिंग्स निकलेंगी। तनु मैम नहीं जा रही, कोई और टीचर जा रहा है, तुम कहते हो इसलिए हम इन सर को नमस्ते करते हैं, वो कभी जवाब नहीं देते। एक ना एक दिन वो भी जवाब देने को मजबूर हो जाएंगे। विश सबको करो, जवाब दे चाहे ना दे, अपने पेरेंट्स को करो, ठीक है। तो ये स्किल्स होती है बैठने की, खाना खाने की, खाना परोसने की। हम रोटी दे रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ठीक है, एक और लोगों क्या
लेनी है क्या एक और रोटी? तो खाने वाले को पता चल जाएगा इसका सेकने का मन नहीं है। एक होता है एक और, बस एक और, प्लीज एक और खाओ, आज सब्जी बहुत टेस्टी, तो खाने वाले का मन क्या होगा? प्रसन्न हो जाएगा। और आप पूछोगे अभी और लोगे क्या रोटी आप? वो कहेगा इसको तो खिलानी नहीं है। हर चीज, ये भी एक कला है, खाना परोसना भी एक कला है, खाना बनाना भी एक कला है, लिखना भी एक कला है, बोलना भी एक कला है, और इसको तो हम सुन ही रहे हैं, सुनना भी एक कला है। सुनना, लिसनिंग स्किल, सुनना भी एक कला है। तो आज हमने बात की है एक्टिव लिसनिंग की, एम्पैथेटिक लिसनिंग की और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। कोई कठिन नहीं है, इजी है, और कोई इसे रटना मत, आज इस क्लासरूम में मेमोराइज करके जाना। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना, एम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति पूर्ण सुनना, किसी के दुख को सुन लेना, ठीक है, चिंतनशील सुनना। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, किसी के दुख को सुन के उसका कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन दे देना, गहन चिंतन करना, उसे कहना बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, जाके खड़े मत हो, 2 शब्द से उस आदमी को सहारा लग गया। तो चिंतनशील सुनना, तो सुनना भी एक कला है। ऐसे ही पैसिव कम्युनिकेशन और एग्रेसिव कम्युनिकेशन होते हैं। 2 टर्म आती है, टाइम का पता ही नहीं चलता, 11:30 बज जाते हैं, 5 मिनट रह गए, फटाफट बताती हूँ। पैसिव कम्युनिकेशन, निष्क्रिय संचार। संचार तो हमें पता है ना, जब हम अपने किसी विचार को, बात को किसी सामने वाले को बताते हैं और वो उसके बाद उससे प्रतिक्रिया करता है, फीडबैक जिसे हम कहते हैं। ये भी एक इस समय कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। एक आता है पैसिव कम्युनिकेशन, निष्क्रिय संचार। कई बार सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत ऐसी बातें कर रहा है जो हमारे दिल को चुभ रही है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, नालायक, कहां से आ गए तुम लोग, कुछ नहीं आता तुम्हें, ठीक है, क्या तुमने 12th में पढ़ाई की होगी, फेल हो जाओगे तुम सब तो क्लास में। अब तुम्हें अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, ये कैसे बोल रही है मैडम, इनको तो अभी ठीक बता दिया जाए, लेकिन आप एक गरिमा के कारण चुप हैं। सास, ये मेरी बहू तो निकम्मी है, ठीक है, रोटी इसे सेकनी नहीं आती, मेकअप इसे दुनिया भर का करा लो, रील्स बनवा लो इससे, अभी रील्स बना देगी, और अभी सब्जी को बोलो तो सब्जी इससे बनेगी नहीं, तो बहू को अंदर ही अंदर गुस्सा। तो वो आता है किसमें? पैसिव कम्युनिकेशन, निष्क्रिय संचार। जब हमें कोई सामने वाला उकसाता है या कुछ ऐसी बात करता है कि हम अंतर्मन से दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ईंट का जवाब इसे पत्थर से दे दूं, तो उसे कहते हैं पैसिव कम्युनिकेशन। हम चुप रह जाते हैं, मतलब हम सोचते हैं चल छोड़, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, तो पैसिव कम्युनिकेशन में आता है। एक आता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन, आक्रामक संचार। सासू माँ ने बोला और तुमने भी शेरनी की तरह धाड़ दिया, लो जैसे को तैसा, तो वो आता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन। सामने वाला तुम कुछ कुछ बक रहा है और तुमने तुरंत टिट फॉर टैट, उन्होंने तो 1 और तुमने 2 गोले दाग दी है। कहने का मतलब सामने वाला जब किसी बात को लेकर संघर्ष, चेतावनी या वो धमकी देता है आपको, तब आप उसका अपने फीडबैक जो होता है, आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, सेम उसी प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे युद्ध होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बड़े बड़े संसद में लोकसभा के सत्र चलते हैं, वहां पे छीटाकशी, आक्षेप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, तो सामने वाली विरोधी पक्ष भी जब उसका ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्रेसिव कम्युनिकेशन, यानी आक्रामक संचार। संचार का वो प्रकार जिसमें जो सामने वाला वक्ता होता है और जो लिसनर होता है वो फटाफट एक दूसरे को, सास बहू में चल रही है, सामने से एक ने तीर छोड़ा, दूसरे ने 2 तीर छोड़े, तो ये आता है इसमें एग्रेसिव कम्युनिकेशन में। और पैसिव कम्युनिकेशन कहते हैं शांत रहना, सुनते रहना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, दैट इज कॉल्ड पैसिव कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के ही 2 अन्य प्रकार थे। तो ये आज हमने सुना लिसनिंग स्किल।